हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स हॉटस्पॉट में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, वो भी केवल वन शॉट में, मतलब एक पूरे वीडियो में रे ऑप्टिक्स। ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा वैसे बच्चों के लिए जो जेई और नीट की प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। कोर कॉन्सेप्ट प्लस एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस के थ्रू पूरे रे ऑप्टिक्स का हम लोग रिवीजन करेंगे इस वन शॉट वीडियो में, तो सभी लोग तैयार हो जाएं इसके लिए। ठीक है, तो देखिए जैसा कि हम आपको बताएं, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो देखिए रे ऑप्टिक्स क्या होता है। रे ऑप्टिक्स आपको पता होगा, रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में। ठीक है ना, तो रे ऑप्टिक्स में हम लोग पढ़ते हैं किस चीज़ के बारे में, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में पढ़ते हैं। और पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट में जब जाएंगे तो आपको ये भी अपने दिमाग में रखना होगा कि लाइट डुअल नेचर का होता है, पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। तो जब लाइट पार्टिकल नेचर का होगा तो कुछ फेनोमेनन शो करता है, उसी फेनोमेनन को इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया, रे ऑप्टिक्स या फिर जिसको हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो लाइट जब पार्टिकल नेचर में होता है तो कौन कौन सा फेनोमेनन शो करता है, तो देखिए लाइट अगर पार्टिकल नेचर में होगा तो जो फेनोमेनन वो शो करेगा वो क्या होगा आपका, देखिए फेनोमेनन शोन। ठीक है, तो लाइट अगर पार्टिकल नेचर में होगा तो कौन कौन सा फेनोमेनन दिखाएगा, सबसे पहले रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले क्या होगा आपका, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी लाइट का रिफ्लेक्शन। लाइट अगर पार्टिकल नेचर शो कर रहा है तो रिफ्लेक्शन शो करेगा, और क्या शो करेगा, रिफ्रैक्शन भी शो करेगा। और क्या शो करेगा, रिफ्रैक्शन भी शो करेगा, यानी लाइट का रिफ्रैक्शन भी आप यहाँ पे देखने वाले हैं। और क्या शो करता है वो, और वो शो करता है स्कैटरिंग। क्या शो करता है वो, स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, उसके बाद आप क्या देखते हैं, उसके बाद आप देखते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, यानी डिस्पर्सन ऑफ लाइट। और एक और है द मोस्ट कॉमन, जो कि आप बचपन से पढ़ते आते हैं, वो है आपका रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, यानी रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ये आपका लाइट अगर पार्टिकल नेचर में है तो ये आपका कितना, 5 फेनोमेनन वो शो करता है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। एक एक करके हम लोग सब पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग, डिस्पर्सन और रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। देखिए तो क्या देखेंगे हम लोग, सबसे पहले फर्स्ट फेनोमेनन की बात करेंगे, दैट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, सिंपल याद रखना है, रिफ्लेक्शन का मतलब बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन का क्या मतलब होता है, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम, इन द सेम मीडियम। सेम मीडियम में लाइट का बाउंसिंग बैक क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। लाइट अगर किसी मीडियम से आ रहा है और किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तो जिस मीडियम से वो आया है उसमें लाइट का कुछ हिस्सा या फिर पूरा लाइट, यानी होली या पार्शियली लाइट रिफ्लेक्ट करके उसी मीडियम में चला जाता है। ठीक है, देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस 3 टाइप का है। एक आपका प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा, तो प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में क्या होगा, लाइट मान लीजिए आपका यहाँ पे आया, ठीक है, उसके बाद ये इसी मीडियम में फिर से लौट के चला गया। ठीक है, तो ये हुआ प्लेन सरफेस से। जब आप स्फेरिकल सरफेस से देखेंगे तो देखिए, अगर आप कनकेव स्फेरिकल सरफेस से रिफ्लेक्शन देखना चाहते हैं तो देखिए क्या होगा, लाइट इंसिडेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, और फिर क्या हो जाएगा, उसी मीडियम में लौट के चला जाएगा। एक और आपका है कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर आप लेते हैं तो कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस लेंगे तो क्या होगा, देखिए लाइट आया और उसी मीडियम में वापस चला गया। ठीक है,
तो इसी फेनोमेनन को क्या कहा गया है? रिफ्लेक्शन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, जैसे इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो लाइन बनाया गया है ये यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस वाला लाइन है। इसके साथ जो एंगल बनाएगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे भी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पे क्या है? ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, इस रे को यहाँ पे, इस लाइन को यहाँ पे नॉर्मल बोला जाता है। नॉर्मल क्या है? नॉर्मल वो लाइन है जो कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे परपेंडिकुलर होता है, तो वो नॉर्मल है। ठीक है, ये आई हो गया और ये एंगल क्या हो गया? आर। आई जो है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे का एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और आर जो है नॉर्मल के साथ आपका रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और ये जो एंगल है यानी प्लेन सरफेस और इंसिडेंट रे के बीच में ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? जी। इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल। ये क्या होता है? ग्लांसिंग एंगल। ग्लांसिंग एंगल होता है 90 डिग्री माइनस आई, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, तो ये अगर ये आई है तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस आई। दिस इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, अब देखिए रिफ्लेक्शन में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके बहुत काम आएगा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखिए रिफ्लेक्शन का लॉ क्या है? तो रिफ्लेक्शन में दो लॉ है आपके लिए। सबसे पहला जो लॉ है वो क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे मस्ट बी कोप्लानर। कोप्लानर होना चाहिए, मतलब जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो सब एक ही प्लेन में आना चाहिए। तो क्या कहेंगे आप? कहिएगा जो आपका इंसिडेंट रे है, क्या कहिएगा? जो इंसिडेंट रे है, जो नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये कोप्लानर होना चाहिए। मस्ट बी कोप्लानर, मस्ट बी कोप्लानर, ये आपका कोप्लानर होना चाहिए। ये रिफ्लेक्शन का पहला लॉ है। रिफ्लेक्शन के दूसरे लॉ पे आएंगे तो क्या कहेंगे? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। कोई भी रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों क्या होगा? बराबर। चाहे वो प्लेन सरफेस से हो जाए, चाहे वो कर्व सरफेस से हो जाए, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, सारे ही केस में आई बराबर आर का पालन होना जरूरी है। जैसे अगर आप देखिए प्लेन सरफेस में तो काफ़ी सिंपल है, आप देख चुके होंगे, लेकिन जब हम कर्व सरफेस पे आते हैं, जब हम कहाँ आते हैं? कर्व सरफेस पे आते हैं, तो जैसे देखिए अगर आप ले लेते हैं कनकेव सरफेस। ठीक है, देखिए कनकेव सरफेस की अगर आप बात करते हैं तो कनकेव सरफेस में जो ये पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, 10th क्लास में आप ये सब पढ़ते हैं। ठीक है, और ऐसे भी ये वन शॉट वीडियो है, तो वैसे बच्चे जो पहले रे ऑप्टिक्स पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन वीडियो है। जो नहीं पढ़े हैं वो हमारा यूट्यूब चैनल पर जाकर रे ऑप्टिक्स का कंप्लीट सीरीज देख सकते हैं ऑफ 25 वीडियोस। वहाँ पे आप पूरा रे ऑप्टिक्स कंप्लीट कर सकते हैं विथ बेसिक टू एपेक्स लेवल। यहाँ पे आपको ये सब जानकारी होनी चाहिए कि दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो कभी भी कर्व सरफेस पे अगर आपको नॉर्मल लाइन बनाना होगा, प्लेन सरफेस पे नॉर्मल बनाना हो तो सीधे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन अगर कर्व सरफेस है आपके पास, वहाँ पे आपको नॉर्मल बनाना है, तो वो नॉर्मल कहाँ से पास करेगा? वो नॉर्मल पास करेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। इसी लाइन को हम लोग यहाँ पे नॉर्मल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस लाइन को? यहाँ पे नॉर्मल। अब कोई भी रे अगर इंसिडेंट हो रहा है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये एक रे इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बना रहा है वो है एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ से जब वो रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है, तो ये बनाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये आई बराबर आर होगा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। उसके बाद आप देखेंगे यही चीज़ आप देखेंगे किसमें? कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस में आई इज इक्वल टू आर लगाना चाहते हैं तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ होता है, तो जो नॉर्मल इसके लिए होगा वो यहाँ से पास करेगा ऐसे। ठीक है ना, ये इसका नॉर्मल है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। नॉर्मल या परपेंडिकुलर हम इसको बोल सकते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये लाइन पास करेगा। कोई भी रे अगर इस पे इंसिडेंट हो रहा है, मान लीजिए नॉर्मल से आई एंगल बना रहा है, नॉर्मल से जो एंगल बनता है वही एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, और उसके बाद फिर ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पता है ये आपका कैसा मिरर है? रे को दूर भगा देने वाला मिरर है ये। तो ये आई और आर यहाँ भी क्या हो जाएगा? आपका बराबर हो जाएगा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ क्या हो गया? रिफ्लेक्शन हो गया। तो आई इज इक्वल टू आर किसी भी रिफ्लेक्शन में फॉलो होगा, चाहे वो प्लेन सरफेस से हो चाहे वो कर्व सरफेस से हो। एक बात आप और याद रखेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, चूंकि आई और आर सेम है। आई और आर क्या है? सेम। तो कभी कभी ऐसा होगा कि आई और आर 0 डिग्री होगा, स्पेशल केस है हमारा। आई और आर क्या होगा? 0 डिग्री, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री। कैसे होगा? तो देखिए यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन सरफेस है, 0 डिग्री मतलब क्या? नॉर्मल के साथ कोई एंगल नहीं बनना चाहिए,
क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो नॉर्मल के साथ ही बन रहा है, और अगर आप आई को 0 बोल रहे हैं मतलब नॉर्मल के साथ ये एंगल होना ही नहीं चाहिए। ये तभी पॉसिबल है जब रे नॉर्मली जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यानी नॉर्मल लाइन के अलोंग, परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग रे हमारा क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट होगा। तो प्लेन सरफेस के लिए नॉर्मल लाइन तो जस्ट वही है जो इस पे परपेंडिकुलर लाइन है। तो इस पे अगर रे आता है तो जैसे आया उसी रास्ते से लौट जाएगा। अगर यही काम आप किसके लिए करते हैं, अगर आप यही काम किसके लिए करते हैं, कर्व सरफेस के लिए करते हैं, तो कर्व सरफेस के लिए करेंगे तो क्या देखेंगे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे निकलेगा तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से लौट जाएगा। इसीलिए आपको पढ़ाया भी जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रे अपने पाथ को रिट्रेस कर देता है ना। तो इसको बोलते हैं स्पेशल केस ऑफ रिट्रेसिंग, यानी रिट्रेसिंग मतलब जिस रास्ते गया था उसी रास्ते वापस आ जाएगा। ऐसा तभी संभव है जब वो कर्व सरफेस पे कैसे फॉलो, परपेंडिकुलरली फॉलो। इसमें भी अगर आप देखेंगे, कन्वेक्स वाले में भी देखेंगे तो कन्वेक्स में क्या होगा, देखिए कन्वेक्स में क्या होगा आपका, मान लीजिए कि ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे आप मिलाएंगे इमेजिनरी तरीके से, तो आपको लगेगा ये रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर बढ़ रहा है। तो बस अगर ऐसा हुआ तो यानी ये मिरर पे ऐसे परपेंडिकुलरली फॉल हुआ है, जिस रास्ते आया है उसी रास्ते लौट जाएगा। ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में रिट्रेसिंग का केस, यानी रे ऑफ लाइट जैसे आया है उसी रास्ते से वापस चल जाएगा अगर वो मिरर पर या रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर परपेंडिकुलरली फॉल होता है। दैट इज आई और आर दोनों का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो रिफ्लेक्शन के लॉ से रिलेटेड ये बात आप याद रखेंगे तो आपको जब क्वेश्चंस कंपाइल करके पूछा जाएगा तो आपको बनाने में काफ़ी मदद होगा। आप एक बार इसको नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए अब हम लोग देखेंगे प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन। क्या होता है प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन, क्योंकि हम लोग को रिफ्लेक्शन को 2 पार्ट में बांट दिया गया है, एक प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन और एक कर्व्ड सरफेस का रिफ्लेक्शन। तो पहले हम लोग देखने वाले हैं प्लेन सरफेस का रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी प्लेन सरफेस रिफ्लेक्शन यानी हम लोग इसमें बेसिकली पढ़ते हैं प्लेन मिरर के बारे में। तो क्या होता है आपका प्लेन मिरर, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्लेन मिरर का। कुछ नहीं, एक आपका सरफेस होता है ग्लास सरफेस, उसको हम लोग सिल्वर करके पॉलिश करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन मिरर बन जाता है। प्लेन मिरर एक प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस और कुछ नहीं, ठीक है। यानी ये आपका प्लेन मिरर है, इस पे जो है ये आपका इस साइड वाला जो सरफेस होता है ये क्या होता है, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। ये इसका क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ठीक है। और पीछे जो ऐसे बनाया जाता है ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस। ये क्या है आपका पॉलिश्ड सरफेस। इसमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये बात है कि प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है ना उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। तो देखिए प्लेन मिरर जो इमेज बनाएगा उसका क्या प्रॉपर्टी होगा, तो देखिए प्रॉपर्टीज जो इमेज का होगा, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका क्या प्रॉपर्टी होता है, तो देखिए प्लेन मिरर जो इमेज बनाता है उसका प्रॉपर्टी क्या होता है भाई। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी ये होता है कि जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होना चाहिए वही साइज ऑफ इमेज होगा। यानी ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज क्या होगा, सेम होगा जब आप प्लेन मिरर की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, ठीक है ना। मिरर से ऑब्जेक्ट का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, इमेज फ्रॉम द मिरर, ये दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दूसरा प्रॉपर्टी है। क्या दूसरा प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे अगर आप ये प्लेन मिरर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए आप एक प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, और ये प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा हुआ है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से रखा हुआ है और ये इसका परपेंडिकुलर दूरी है मिरर पे। तो अगर परपेंडिकुलर दूरी ये है मिरर पे, ठीक है, तो इमेज का भी परपेंडिकुलर दूरी क्या होना चाहिए, उतना ही होना चाहिए। ये इमेज का भी परपेंडिकुलर दूरी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये x है तो ये भी कितना होना चाहिए, x ही होना चाहिए, ठीक है। ये हुआ, और भी होगा। जैसे मान लीजिए कि आप बात करते हैं कि ये आप एक प्लेन मिरर ले लिए, ठीक है, ये क्या कर लिया, आप एक प्लेन मिरर ले लिए और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया है। एक ऑब्जेक्ट को क्या किया गया है, ये मान लीजिए ये मिरर दिया हुआ है 45 डिग्री, ठीक है,
और एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रख दिया गया है और कह रहा है बताइए इसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो मिरर है नहीं, तो इसके लिए रूल समझिएगा। अगर मिरर नहीं है तो इमेजिन करिए ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को आप यहाँ रख दीजिए थोड़ा देर के लिए। तो जो परपेंडिकुलर दूरी यहाँ से है ऑब्जेक्ट का मिरर वाले लाइन पे, वही परपेंडिकुलर दूरी इमेज का भी होगा, जस्ट यहाँ पे इमेज बनेगा। ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, ये अपना क्या हो गया ऑब्जेक्ट, और ये अपना क्या हो गया इमेज हो गया। ठीक है, तो कहीं से भी बना सकते हैं, बस इस रूल को भूलना नहीं है कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का मिरर से होगा वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का भी मिरर से होना चाहिए, चाहे वो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हो। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कि ये आपका एक मिरर हो गया, प्लेन मिरर। अब ऐसा कोई ऑब्जेक्ट दे दिया गया आपको, कहा गया कि ये ए है और ये क्या है बी है, तो ये तो पॉइंट ऑब्जेक्ट था, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के इमेज बनाने का रूल यही है कि उसका जो दो पॉइंट है ना, यानी एक पॉइंट ए है दूसरा पॉइंट बी है, ने स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी निकालिए। तो ए का परपेंडिकुलर दूरी मिरर से ये होगा, उतना ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप पीछे जाएंगे यहाँ पे तो ए का इमेज बन जाएगा ए डैश, और बी का परपेंडिकुलर, बी पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो बी पॉइंट का भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये ए डैश और ये क्या हो गया बी डैश। तो देखिए बन गया ना इमेज। तो क्या हुआ कि ए पॉइंट का परपेंडिकुलर दूरी यानी ऑब्जेक्ट के रूप में बराबर है और इमेज के रूप में भी वही हम लोग बराबर कर दिए। उसी तरीके से बी पॉइंट यानी दो एक्सट्रीम पॉइंट जो होगा ना ऑब्जेक्ट का, आप उसका इमेज ड्रॉ करेंगे। तो दो एक्सट्रीम पॉइंट क्या है, ए और बी। इसके लिए वो आप रूल लगाइए कि ए का परपेंडिकुलर दूरी किससे, मिरर से, और ए के इमेज का परपेंडिकुलर दूरी मिरर से बराबर होगा। उसी तरीके से बी के ऑब्जेक्ट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस और बी के इमेज का परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होना चाहिए। और ये जैसे ही हो गया दोनों को मिला दीजिए, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया इमेज। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के केस में हम लोग ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ये हो गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेचर होता है इमेज का नेचर। तो प्लेन मिरर किस नेचर का इमेज बनाता है, तो प्लेन मिरर रियल इमेज भी बना सकता है और वर्चुअल इमेज भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। जनरली मिसकंसेप्शन आप बच्चों को ये होता है कि प्लेन मिरर केवल वर्चुअल इमेज बनाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्लेन मिरर रियल इमेज भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है, ये डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। हम जो बोलते हैं कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बना रहा है वो तब बोलते हैं जब ऑब्जेक्ट रियल होता है, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल हो जाए तब प्लेन मिरर भी रियल इमेज फॉर्म करने लगेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग प्लेन मिरर के नेचर ऑफ इमेज के बारे में, तो नेचर ऑफ इमेज में बोलेंगे, है ना। नेचर ऑफ इमेज किस चीज़ पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इमेज दो तरीके का है। सबसे पहला है वर्चुअल इमेज, सबसे पहला क्या है वर्चुअल इमेज जो आप याद करके रखते हैं। दूसरा कौन सा इमेज है आपका, रियल इमेज है। एक वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और क्या बना सकता है, रियल इमेज भी बना सकता है। ये वर्चुअल इमेज तब बनाता है जब आपका ऑब्जेक्ट रियल होता है। रियल ऑब्जेक्ट के लिए कैसा इमेज बनाता है, वर्चुअल। और अगर रियल इमेज बन रहा है मतलब ऑब्जेक्ट ही वर्चुअल होगा। ऑब्जेक्ट भी वर्चुअल होता है, ऐसा नहीं कि केवल इमेज ही वर्चुअल होता है। जैसे देखिए आपको हम दिखाते हैं, आप जो पढ़ के आते हैं आप कहते हैं कि देखिए ये प्लेन मिरर है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है ऑब्जेक्ट। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा ऐसे और ये रिफ्लेक्ट होगा इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलेगा ऐसे और ये रिफ्लेक्ट होगा इस प्रकार से। और रिफ्लेक्टेड रे को जब पीछे, रिफ्लेक्टेड रेज को अगर पीछे मिलाया जाए तो रेज जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है उसी पॉइंट को इमेज कहा गया ऑप्टिक्स में। तो यहाँ पे इमेज बन गया। तो ये जो ऑब्जेक्ट है जो इंसिडेंट रे के एक्चुअल इंटरसेक्शन से बना है, देखिए एक्चुअली में इंसिडेंट रे इस पॉइंट पे मिल रहा है जो इंसिडेंट रे है, तो ये हमारा रियल इमेज है। एक्चुअल इंटरसेक्शन से ऑब्जेक्ट बने चाहे इमेज, वो रियल होगा, सॉरी ऑब्जेक्ट है ना तो रियल ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन ये भी ये रिफ्लेक्टेड रेज के इंटरसेक्शन से बना है, तो रिफ्लेक्टेड रे के इंटरसेक्शन से इमेज बनता है। अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन है तो वो रियल इमेज बनाएगा, और अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है, ये डॉटेड डॉटेड लाइन से पीछे ले जाके इंटरसेक्ट कराया गया है, तो वर्चुअल इमेज बनाएगा। तो ये अपना हो गया वर्चुअल इमेज। ये क्या हो गया आपका वर्चुअल इमेज हो गया। अब देखिए यानी रियल ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बन गया, वर्चुअल इमेज बन गया। अब हम लोग बात करेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। तो कहेंगे आप वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है क्या, तो देखिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज कैसे बनेगा। मान लीजिए ये आपका प्लेन मिरर है, ये कैसा मिरर है आपका प्लेन मिरर। अब देखिए यहाँ से
रेज जो है मिरर पे इंसिडेंट हो रहा है इस प्रकार से, ऐसे आया रे और ऐसे रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे, ठीक है। फिर एक रे मिरर पे इस प्रकार से आया ऐसे और इस तरीके से क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है, मिरर पे पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट रे मिरर पे पड़ा और रिफ्लेक्ट हो गया, और रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिल रहा है, रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पे मिल रहा है उसको तो इमेज कहा गया है। रिफ्लेक्टेड रेज के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इमेज बोलते हैं। तो यहाँ तो इमेज बन गया। और ये इंटरसेक्शन कैसा है, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन है, एक्चुअल में रेज यहाँ पे मिल रहा है, यानी रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे एक्चुअल में मिल रहा है, तो ये हमारा इमेज बन गया। लेकिन इंसिडेंट रे यहाँ पे नहीं मिल रहा है, ये इंसिडेंट रे है, मिरर के इस तरफ तो नहीं मिल रहा है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर इंसिडेंट रे को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे, मिरर के पीछे ये चला जाएगा, तो क्या यहाँ पे मिलेगा, तो जी मिल रहा है। इंसिडेंट रे अपीयर हो रहा है यहाँ पे मिलने लायक, कि यहाँ पे मिल सकता है, यानी दिस इज नॉट एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं है तो ये होगा आपका वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ये कैसा ऑब्जेक्ट होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और इमेज कैसा बन गया यहाँ पे, रियल इमेज बन गया। तो क्या बोले, रियल ऑब्जेक्ट का वर्चुअल इमेज और वर्चुअल ऑब्जेक्ट का रियल इमेज। ये बात नहीं बोलना है कि प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज बनाता है, केवल प्लेन मिरर वर्चुअल इमेज भी बना सकता है और रियल इमेज भी बना सकता है, डिपेंड करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है। तो देखिए नेचर ऑफ इमेज पे चर्चा हो गया, पोजीशन ऑफ इमेज पे चर्चा हो गया, साइज ऑफ इमेज पे चर्चा हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट चर्चा ये है कि प्लेन मिरर जितना भी इमेज बनाता है वो लैटरली इन्वर्टेड होता है। लैटरली क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। तो प्लेन मिरर जितना भी इमेज बनाएगा ऑल विल बी लैटरली इन्वर्टेड, सारा का सारा क्या होगा, लैटरली इन्वर्टेड होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका प्लेन मिरर है, मान लीजिए ये क्या है, आपका प्लेन मिरर है, ये आर का इमेज बनाएगा। तो आर का जब इमेज बनाएगा ना, तो इसका जब इमेज बनेगा मिरर में, तो 10th क्लास में भी पढ़ना है, क्वेश्चन भी आता है कि एम्बुलेंस व एम्बुलेंस उल्टा क्यों लिखा हुआ होता है, क्योंकि एम्बुलेंस शब्द का इमेज जब दूसरे गाड़ी वाले के मिरर में बने तो वो सीधा बन जाए, इसीलिए उल्टा लिखा जाता है। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, क्योंकि प्लेन मिरर लैटरली इन्वर्टेड इमेज बनाता है। लैटरली उसको क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, लेफ्ट राइट दिखाई देगा और राइट क्या होगा, लेफ्ट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये हो गया लैटरल इन्वर्सन। लैटरल इन्वर्सन का और भी एग्जाम्पल है, और लैटरल इन्वर्सन से क्लॉक वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। क्लॉक वाला क्वेश्चन बहुत कॉमन है। कैसे क्लॉक वाला कॉमन है, देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये घड़ी है, इस घड़ी में 3 बज रहा है, इस घड़ी में कितना बज रहा है, 3 बज रहा है, ठीक है। जब आप इसको मिरर में देखेंगे ना, तो ये लैटरली इन्वर्ट हो जाएगा और आपको लगेगा कि इसमें 9 बज रहा है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा नहीं। अगर आप इसको देखना चाहते हैं प्रैक्टिकली, तो आप वाइट पेपर पे घड़ी बनाइए, उसमें 3 बजाइए और उसको उल्टा करके उल्टे साइड से देखिए, आपको 9 बजा हुआ दिखाई देगा। यानी इमेज में, ऑब्जेक्ट में 3 बज रहा है और इमेज में कितना बज रहा है, 9 बज रहा है, ठीक है। तो ये लैटरल इन्वर्सन का एग्जाम्पल है। अब इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चन आएगा, कहेगा कि घड़ी में 7:40 हो रहा है, घड़ी में 7:40 हो रहा है, तो उसके इमेज में कितना बजेगा, ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो ये डायरेक्ट लैटरल इन्वर्सन पे बेस्ड क्वेश्चन है। 3 बजा था तो 9 बजा दिए, ठीक है। लेकिन अगर उस तरह का सवाल आ जाता है जहां पे कहे कि 7:30 हो रहा है, 8:40 हो रहा है ऑब्जेक्ट में, तो बताइए इमेज में कितना बजेगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को बताने के लिए एक छोटा सा ट्रिक है, उस पर हम लोग काम करेंगे। पहले आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए अब आप क्या देखेंगे यहाँ पे, वो ट्रिक जो हम आपको बता रहे थे। तो देखिए अगर क्लॉक वाला प्रॉब्लम, जितना भी क्लॉक प्रॉब्लम होता है, ठीक है, जितना भी क्लॉक प्रॉब्लम होगा आपके एग्जाम में, क्लॉक प्रॉब्लम को बनाने का एक ही तरीका है, ठीक है। क्या है क्लॉक प्रॉब्लम को बनाने का तरीका, कि जो इमेज, जो टाइम हो रहा है ऑब्जेक्ट में, जो टाइम हो रहा है किस में, ऑब्जेक्ट में, ठीक है, ऑब्जेक्ट में जो टाइम हो रहा है, और प्लस इमेज में जो टाइम होगा, टाइम इन इमेज, जितना टाइम ऑब्जेक्ट में दिख रहा है और जो इमेज में टाइम होगा, ये दोनों टाइम का जो सम होगा दैट इज 12 आवर 0 मिनट या फिर 11 आवर 60 मिनट, दोनों का मतलब 12 आवर होता है, ठीक है। तो चाहे तो 12 बज जाए और नहीं तो 11 और 60 यहाँ पे होना चाहिए, यानी दोनों का सम करेंगे तो ऐसा कुछ होना चाहिए, तभी आप कहेंगे कि आपका क्वेश्चन सही है। जैसे देखिए
आपको हम बताते हैं, जैसे मान लीजिए कि दे दिया कि घड़ी में 8:20 हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट में, तो बताइए 8:20 हो रहा है तो इमेज में कितना बचेगा। 8:20 हो रहा है तो बताइए कि इमेज में कितना बचेगा। तो देखिए अब आपको घड़ी बनाने की आवश्यकता नहीं है इसके लिए, 8:20 हो रहा है ना, इसका जो इमेज होगा उसके साथ इसका सम ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अगर हम ऐसा लिखते हैं 3:40, 3:40, कहिए कैसे लिख दिए। तो देखिए लिखने के बाद चेक भी करेंगे, 8:20 और 3:40, ये दोनों का सम क्या हो जाएगा, 11:60, मतलब 12, यानी हम सही बना दिए। अगर मान लीजिए कि आपके घड़ी में, ठीक है, 7:40 हो रहा है, 7:40 हो रहा है, तो बताइए कि उसका इमेज बनेगा तो कितना होगा। तो 7:40 हो रहा है ना, तो आप बोलिएगा कि 4:20 होगा। क्यों, तो 7:40 और 4:20, यानी ये 0, 4, 2, 6 और 7, 4, 11, यानी 11:60, यानी टाइम का सम 12 घंटा होना चाहिए। तो जैसे ही टाइम का सम 12 घंटा किए, मतलब आपका क्लॉक वाला प्रॉब्लम सही हो गया। तो लैटरल इन्वर्सन पे क्लॉक वाला प्रॉब्लम अगर आपके पास आता है तो आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए लैटरल इन्वर्सन करने का मतलब जितना भी लैटरली इन्वर्टेड इमेज होता है उसके लिए इसी तरह का रूल कुछ होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड ऐसा है जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है अल्फ़ाबेट्स में। अब ये पूछता है कि कौन सा लेटर ऐसा है जो अल्फ़ाबेट्स में लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है 10th क्लास वगैरह में। तो जैसे मान लीजिए आपको बहुत कॉमन एग्जांपल देते हैं ए का, ए को आप लैटरली इन्वर्ट करिएगा तो वैसा ही दिखाई देगा। और भी एग्जांपल है आपका, ये भी है, आई भी है, ओ भी है, एम भी है, ठीक है। उसके बाद आपका टी भी है, टी में भी कोई लैटरल इन्वर्सन नहीं होगा, उल्टा करिएगा तो। यू भी नहीं होगा, भी नहीं होगा, ठीक है, ये सब नहीं होगा। उसके बाद डब्ल्यू की भी बात करिएगा तो डब्ल्यू भी लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करेगा, एक ही जैसा दिखाई देता है डब्ल्यू। उसके बाद एक्स भी होगा, वाई अगर आप ऐसे लिखते हैं, है ना, दोनों इसको बराबर रखते हैं तो वाई भी लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करेगा। ऐसा ढेर सारा लेटर है जो लैटरल इन्वर्सन शो नहीं करता है। तो प्लेन मिरर जो इमेज फॉर्म करता है उसमें ये सारा प्रॉपर्टी जो था आपको बता दिया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कि आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये सब लेटर नहीं शो करता, ये कोई बताने की बात नहीं है। 10th क्लास में भी आप लोग रट के ये सब चीज़ को याद रखते हैं, और कॉमन सेंस भी है, ठीक है। आपको खुद ही पता चल जाएगा लिखने के बाद कि वो लैटरल इन्वर्सन शो करेगा या फिर नहीं करेगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ऑब्जेक्ट एंड इमेज यानी प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज, क्या बोले, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट और इमेज का वेलोसिटी का रिलेशन क्या होता है। तो देखिए इसमें हमारे पास दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन में हम लोग बात करेंगे जब मिरर रुका हुआ होगा, मिरर एट रेस्ट, मिरर रुका हुआ होगा एंड ऑब्जेक्ट इज मूविंग। मिरर रुका हुआ हो और ऑब्जेक्ट मूव करे, मिरर रुका हुआ और ऑब्जेक्ट क्या हो, मूव करे। तो इसके लिए रूल याद रखना है कि जो इमेज का वेलोसिटी वेक्टर होगा और जो ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर होगा वो मैग्नीट्यूड वाइज क्या होना चाहिए, सेम, और डायरेक्शन दोनों का अपोजिट। ये कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप ले लिए एक प्लेन मिरर, आप ले लीजिए क्या, प्लेन मिरर, ठीक है। ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर के तरफ जा रहा है। कैसे जा रहा है मिरर के तरफ, 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर के तरफ जा रहा है। तो इसका जो इमेज होगा, आपको तो पता है इमेज बनाने का रूल आपको बता दिए, इमेज यहाँ पे कहीं बन जाएगा। तो ये भी 5 मीटर पर सेकेंड से मिरर के तरफ जाएगा। मैग्नीट्यूड स्पीड का सेम रखना है, मैग्नीट्यूड स्पीड का क्या रखना है, सेम रखना है। मिरर तो रुका हुआ है और लेकिन दोनों का डायरेक्शन देखिए। अगर आप ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो लिखेंगे 5i कैप, और अगर आप इमेज का वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, -5i कैप। ऐसा मत समझिए दोनों का डायरेक्शन सेम है, मिरर के तरफ जा रहा है जिसके कारण से उसका वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो गया, उल्टा है, ठीक है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा, अब मान लीजिए कि ये आपका मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिरर से ऐसे दूर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका जो इमेज होगा यहाँ बनेगा कहीं पीछे, ये भी इससे दूर ही भागेगा, कितना से, 3 मीटर पर सेकेंड से। अगर इसका वेलोसिटी वेक्टर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का तो -3i कैप, और इसका निगेटिव हो जाएगा जस्ट यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3i कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो जितना
स्पीड से ऑब्जेक्ट चलेगा उतने ही स्पीड से इमेज भी चलेगा, बस डायरेक्शन जो है दोनों का अपोजिट होगा। यानी एक अगर मिरर के तरफ जा रहा है तो दूसरा भी मिरर के तरफ ही जाएगा, एक अगर मिरर से दूर जा रहा है तो उतनी ही स्पीड से दूसरा, यानी ऑब्जेक्ट अगर मिरर से दूर जा रहा है तो उतनी ही स्पीड से इमेज भी मिरर से दूर जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट अगर मिरर के तरफ जा रहा है तो उतनी स्पीड से इमेज भी मिरर के तरफ आएगा। इस कारण से इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई करता है। ये हमारा हो गया सिचुएशन 1। जब हम सिचुएशन 2 पे आएंगे तो सिचुएशन 2 में क्या देखेंगे, सिचुएशन 2 में देखेंगे ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग। ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा और मिरर मूव करेगा, तो ऑब्जेक्ट रुका हुआ होगा और मिरर मूव करेगा, तब आप क्या करेंगे फिर? तो देखिए यहाँ पे क्या करना होता है, जो आपका इमेज का वेलोसिटी होगा दैट विल बी 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर, यानी मिरर के वेलोसिटी का दुगना होगा। और माइनस साइन नहीं लगाया है, मतलब दोनों वेलोसिटी वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होगा। दोनों वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में। जैसे मान लीजिए कि आपके पास ये एक प्लेन मिरर है, आपके पास ये क्या है? प्लेन मिरर है, और ये प्लेन मिरर जो आप देख रहे हैं, इस प्लेन मिरर में ये ऑब्जेक्ट है जो कि रुका हुआ है, और मिरर जो है 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा ऑब्जेक्ट के तरफ। तो क्या बोले? साइन नहीं लगा हुआ है माइनस का, मतलब जिधर मिरर चल रहा है उसी डायरेक्शन में इमेज भी चलेगा, लेकिन दुगना स्पीड से। यानी मिरर का स्पीड अगर 2 है तो इमेज का स्पीड कितना होगा? 4 होगा। कितना होगा इमेज का स्पीड? 4 होगा। ठीक है, यानी आप कहेंगे मिरर का स्पीड जो दिया हुआ है क्वेश्चन में दैट इज -2i कैप मीटर पर सेकेंड। इसीलिए इसी कारण से जो ऑब्जेक्ट का स्पीड है वो कितना है? ये भी -4i कैप मीटर पर सेकेंड। इसमें माइनस था तो इसमें भी माइनस है, ये बताता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा, बस मैग्नीट्यूड को डबल कर देना है। यानी जितना स्पीड से मिरर चलेगा उसके दुगना स्पीड से कौन चलेगा? आपका इमेज चलेगा, उसी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। ठीक है, इस तरह का सवाल आएगा। अब जैसे देखिए क्या होगा, अब यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि ये आपका मिरर हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से मिरर से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो पहले तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। तो इमेज 6 मीटर पर सेकेंड से दूर जाएगा सेम डायरेक्शन में। आप यहाँ पे क्या कहेंगे? वेलोसिटी ऑफ मिरर दिया हुआ है कितना? 3 मीटर पर सेकेंड, 3i कैप बोलिए, 3i कैप मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा आपका? 6i कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दुगना, और वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अब देखिए, अब एक क्वेश्चन इस प्रकार का हो सकता है कि मान लीजिए कि ये आपका एक प्लेन मिरर है, ये आपका क्या है? प्लेन मिरर है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट चल रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से और मिरर चल रहा है 1 मीटर पर सेकेंड से। मतलब अब ऑब्जेक्ट भी चलने लगा और मिरर भी चलने लगा। तो कहेगा बताइए इसका जो इमेज यहाँ पे बन रहा है, इमेज का स्पीड कितना होगा, किस डायरेक्शन में होगा? तो देखिए, ऐसा नहीं कि दोनों एक साथ चलने लगे तो आपको घबराने की आवश्यकता है। आप क्या करिए, पहले ऑब्जेक्ट के कारण इसका निकालिए स्पीड, और फिर मिरर के कारण निकालिए, और दोनों वेलोसिटी वेक्टर को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए। तो देखिए 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकेंड से ऑब्जेक्ट मिरर से क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। तो इमेज भी 2 मीटर पर सेकेंड से मिरर से दूर जाएगा। तो दूर जाने के लिए इमेज को किधर चलना होगा? इधर चलना होगा। तो 2 मीटर पर सेकेंड से चलने लगा सेम स्पीड से। अब मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से इधर के डायरेक्शन में चल रहा है, तो ऑब्जेक्ट उसके दुगना स्पीड से मिरर के डायरेक्शन में चलेगा। जैसे यहाँ पे बताया ना, अगर ये 3 मीटर पर सेकेंड से मिरर आगे बढ़ रहा था तो उसी डायरेक्शन में इमेज भी चलने लगा, लेकिन दुगना स्पीड से। तो अगर मिरर 1 मीटर पर सेकेंड से इधर आगे बढ़ रहा है तो ये भी हमारा 2 मीटर पर सेकेंड से क्या होगा? आगे जाएगा। अब फाइनली आप इमेज को देखिए, इसका एक वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड ऊपर है और एक वेलोसिटी वेक्टर 2 मीटर पर सेकेंड क्या है? नीचे। कहने का मतलब ये है कि जो इमेज का वेलोसिटी होगा वो क्या होगा? 0 होगा। इमेज चलेगा ही नहीं। इमेज क्या होगा? चलेगा ही नहीं। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आप और भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको हम दे दे कि ये आपका एक प्लेन मिरर, ये क्या है? आपका एक प्लेन मिरर। यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है 4 मीटर पर सेकेंड से मिरर की ओर बढ़ रहा है। कितना से? 4 मीटर पर सेकेंड से क्या हो रहा है? मिरर के तरफ बढ़ रहा है। और इमेज भी
इधर जा रहा है कितना स्पीड से, 3 मीटर पर सेकंड से। तो कहेगा बताइए, इमेज नहीं मिरर, कहेगा बताइए कि इमेज का स्पीड क्या होगा। तो क्या बोलिएगा आप इमेज के स्पीड में, 4 मीटर पर सेकंड से ये मिरर के तरफ बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, तो ये भी 4 मीटर पर सेकंड से मिरर के तरफ बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। और इसके बारे में ये 3 मीटर पर सेकंड से जिस डायरेक्शन में चल रहा है मिरर, उसी डायरेक्शन में इमेज भी चलेगा लेकिन दुगने स्पीड से। तो ये कितना से चलेगा, 6 मीटर पर सेकंड से। कितना से चलेगा ये, 6 मीटर पर सेकंड से। तो नेट स्पीड क्या हो जाएगा, इधर 6 है इधर 4 है, तो बड़े वाले वेक्टर की तरफ होगा। तो कहिएगा यहाँ पे जो इमेज का स्पीड होगा दैट विल बी 2i कैप मीटर पर सेकंड, 2i कैप मीटर पर सेकंड। 2i कैप बोलने से क्या हो गया भाई, यानी हम ये दर्शा दिए कि जो नेट वेलोसिटी है इमेज का वो एक्स एक्सिस में। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों के, सॉरी ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों के चलने के कारण इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन है इमेज के वेलोसिटी का वो प्लस एक्स एक्सिस में है। जो रूल है उसको इंडिविजुअली लगाइए। पहले ऑब्जेक्ट का क्या रूल है कि अगर ऑब्जेक्ट मिरर के तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, तो इमेज भी उतने ही स्पीड से मिरर के तरफ आ जाएगा। ये 4 से जा रहा था तो ये भी 4 से जाने लगेगा। और मिरर के साथ क्या रूल है, अगर मिरर चलता है तो मिरर जितना स्पीड से चलता है उसके दुगना स्पीड से कौन चलता है, इमेज चलता है सेम डायरेक्शन में। तो देखिए मिरर चल रहा था 3 मीटर पर सेकंड से, तो उसके दुगना स्पीड से कौन चल गया, इमेज चल गया 6 मीटर पर सेकंड से। तो इमेज के पास अब 2 वेलोसिटी वेक्टर है, एक ऑब्जेक्ट के चलने के कारण और एक मिरर के चलने के कारण। लेकिन मिरर के चलने के कारण जो वेलोसिटी वेक्टर उस पे है उसका मैग्नीट्यूड बड़ा है, तो नेट वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में होगा। तो 6 - 4 2, और ये आई कैप डायरेक्शन है यानी प्लस एक्स एक्सिस है, तो क्या लिखेंगे 2i कैप मीटर पर सेकंड लिख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ कि ऑब्जेक्ट इमेज का वेलोसिटी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को देखना है कि प्लेन मिरर से जब रिफ्लेक्शन होता है तो डेविएशन कैसे प्रोड्यूस होता है, और अगर हम प्लेन मिरर को रोटेट करते हैं, ठीक है, तो रिफ्लेक्टेड रे में कैसा रोटेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पहले आप इसको नोट करिए। देखिए, तो अब हम बात करेंगे डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर का। किसका बात करेंगे, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, तो डेविएशन का मतलब क्या होता है कि रे का जो ओरिजिनल पाथ है, ठीक है, जो इंसिडेंट रे का ओरिजिनल पाथ होता है उससे रिफ्लेक्टेड रे कितना दूर चला गया है, उसी को बोलते हैं डेविएशन। तो देखिए, जब भी आपको डेविएशन निकालना होगा, ठीक है, तो डेविएशन इन प्लेन मिरर, यानी प्लेन मिरर में जब रिफ्लेक्शन होगा तो आप डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या होगा आपका प्लेन मिरर में। देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला जो है वो है फॉर सिंगल रिफ्लेक्शन। अगर सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो सिंगल रिफ्लेक्शन में आप डेविएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। सिंगल रिफ्लेक्शन मतलब एक मिरर होगा, तो ये आपके पास एक मिरर है, ठीक है, ये एक मिरर जो आपके पास है, यहाँ पे रे आया ऐसे इंसिडेंट हुआ, ये रे का ओरिजिनल पाथ था, ये रे का क्या था, ओरिजिनल पाथ। अगर इसके जीवन में ये मिरर नहीं आया होता तो ये रे कैसे चल रहा होता, इसी प्रकार चल रहा होता। मिरर के आ जाने से ये क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो जब ये रिफ्लेक्ट हो गया यार, तो आपको ये बताया गया है कि यहाँ पे आप एक बनाएंगे नॉर्मल लाइन और ये एंगल आई होगा और ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो ये रे का ओरिजिनल पाथ था और रे अपने ओरिजिनल पाथ से कितना घूम गया है, इतना दूर चला गया है, तो दिस इज कॉल्ड डेल्टा। डेल्टा इज हियर एंगल ऑफ डेविएशन। क्या है डेल्टा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो आपको डेल्टा अगर कैलकुलेट करना है तो देखिए ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे एक तरफ ऐसा 3 एंगल बन रहा है, आई, आर और डेल्टा। तो आप क्या कहेंगे, आई, आर और डेल्टा का जो सम होगा दैट विल बी 180 डिग्री, और आई और आर बराबर होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आप क्या लिख सकते हैं, 2i प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो डेल्टा इज इक्वल टू आप क्या लिख देंगे, 180 डिग्री माइनस 2i, 180 डिग्री माइनस 2i। ये हुआ आपका रिफ्लेक्शन। जब सिंगल रिफ्लेक्शन होगा तो डेविएशन 180 डिग्री माइनस 2i प्लस ये हुआ डेविएशन का मैग्नीट्यूड। डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज में भी। ये आप डायग्राम बनाएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो देखिए ये जो है ये कैसा डायरेक्शन है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। तो लिखेंगे
एंटी क्लॉकवाइज। हो सकता है कभी आपसे नेट डेविएशन पूछ दिया जाए दो रिफ्लेक्शन का, तो आपको उस समय डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा। अगर दोनों क्लॉकवाइज है तो ऐड करेंगे, और दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तब भी ऐड करेंगे। लेकिन अगर एक डेविएशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में होगा, तो इसका मतलब है कि आपको फिर जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को क्या करना होगा, घटा देना होगा, सब्ट्रैक्ट कर देना होगा। अब जैसे देखिए, आप एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे और कहते हैं कि देखिए ये आपका एक प्लेन मिरर है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस प्रकार से फॉल हो रहा है, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे इस प्रकार से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। ये एंगल आपका 30 डिग्री है। हम कहेंगे बताइए डेविएशन कितना होगा, तो एंगल आई तो हम दे दिए हैं, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 2r, क्योंकि आई और आर सेम है। लेकिन अगर आप यहाँ पे डेविएशन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लिखिएगा डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30, यानी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 यानी 60, यानी डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो 120 डिग्री होगा। लेकिन अगर आपसे डायरेक्शन पूछ दिया जाए क्लॉकवाइज मैनर में कि एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, तब आप क्या करेंगे, तो देखिए क्या होगा कि ये वाला रे को आप ऐसे रिफ्लेक्ट कराइए यहाँ से। जब आप इसको रिफ्लेक्ट कराए तो ये भी एंगल 30 डिग्री हो गया, और ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ओरिजिनल से ये किधर चला गया, इतना चला गया। यही एंगल आप 120 डिग्री यानी डेल्टा निकाल के लाए हैं, ठीक है ना। तो ये जो डेल्टा आप निकाल के यहाँ से लाए हैं, तो ये देखिए क्लॉकवाइज मैनर में, ये कैसा मैनर में, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये रे ऐसे गया है, और देखिए ध्यान दीजिएगा ये जो मैनर है ये आपका क्लॉकवाइज मैनर है, ठीक है ना, और ये जो मैनर है आपका उल्टा चलने वाला ऐसे, ये क्या है आपका एंटी क्लॉकवाइज मैनर है। तो आप चल कैसे रहे हैं, देखिए आप चल रहे हैं इस डायरेक्शन में, यानी आप इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए आप इसको फॉलो कर रहे हैं। जब आप ऐसे फॉलो करते तो क्लॉकवाइज होता, इस तरीके से चलते तो, लेकिन यहाँ तो अपोजिट ऑर्डर है, तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये क्या होगा आपका, एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो डायरेक्शन भी निकालने आना चाहिए। ये 10th क्लास में भी फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन डायरेक्शन वहाँ पे आपको नहीं बताया जाता है। तो दो ही डायरेक्शन होगा, आइदर क्लॉकवाइज या फिर क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है। तो ये हुआ बात सिंगल रिफ्लेक्शन में। अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन में दो केस है, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ठीक है, फॉर मल्टीपल रिफ्लेक्शन। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में आपके पास दो केस है, ठीक है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में दो केस है। पहला सिचुएशन क्या होता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन में, देखिए ये आपका एक मिरर है, एक प्लेन मिरर है, इस मिरर का नाम दे दीजिए M1, ठीक है, और ये आपका दूसरा प्लेन मिरर है, इस मिरर का नाम दे दीजिए आप M2, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट मिरर 1 पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, एक रे ऑफ लाइट क्या हो गया, मिरर 1 पे ऐसे इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहाँ चला गया, मिरर 2 पे चला गया, और फिर मिरर 2 से क्या हो गया आपका, रिफ्लेक्ट हो गया इधर। तो एक बार यहाँ पे डेविएशन हो रहा है इस इंसिडेंस वाले पॉइंट पे, एक यहाँ पे डेविएशन हो रहा है, मिरर के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे जो डेल्टा निकलेगा दैट इज 360 माइनस 2 थीटा, 360 माइनस 2 थीटा, यानी ये वाला एंगल आई दिया हुआ रहेगा। ध्यान देना है यहाँ पे इंडिपेंडेंट है किसके, एंगल ऑफ इंसिडेंस के, इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी अगर मल्टीपल रिफ्लेक्शन है तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले केस में, मल्टीपल रिफ्लेक्शन वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डेविएशन का एंगल डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर सिंगल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो वहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस पर ही डेविएशन डिपेंड करता है। यही काम मल्टीपल रिफ्लेक्शन में नहीं होता है। मल्टीपल रिफ्लेक्शन में क्या होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन में जो डेल्टा है वो केवल और केवल एंगल बिटवीन मिरर पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो उस पर कोई मतलब नहीं है। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो कहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस को 30 डिग्री से बढ़ा के 60 डिग्री कर दिए, तो बताइए कि डेविएशन अब क्या होगा इसमें, तो कहेंगे कुछ नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, जितना पहले था उतना अभी भी होगा। क्यों, क्योंकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन के केस में जो एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो केवल और केवल एंगल बिटवीन मिरर पर डिपेंड करता है, ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस पे। ये सिचुएशन 1 हुआ। इसमें सिचुएशन 2 भी है। कभी कभी क्या होता है, बहुत लार्जर एंगल से जब ऐसे इंसिडेंस होगा ना, वो तो आपको बताएगा एग्जाम में, जब क्वेश्चन आएगा तो आपको डायग्राम बना के मिलेगा, तो आपको खुद ही देखना है कि हमको डेविएशन कैलकुलेट करना है, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आया तो रिफ्लेक्ट होकर आपके मिरर पे इस प्रकार जाएगा। देखिए ये मिरर का नॉर्मल है ऐसे, तो रिफ्लेक्ट होकर आपके मिरर पे इस प्रकार जाएगा, और
अगर वो इधर रिफ्लेक्ट हुआ, देखिए ये दोनों केस में अंतर समझिए, ये आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है मिरर 1 पे, फिर से बोल रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब इससे नहीं है। अगर रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गया ये, इस केस में जो आपका फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो इसके तरफ आ जा रहा है, और इस केस में क्या हो रहा है, इससे दूर जा रहा है। तो यहाँ पे अगर आप डेल्टा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ भी डेल्टा 2 थीटा होगा, यहाँ पे डेल्टा होगा 360 माइनस 2 थीटा, यहाँ पे होगा 2 थीटा। तो ध्यान देना है। हाँ, अब आप कहेंगे कि जब कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, जब कोई चर्चा नहीं करेगा, तो हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में? तो सिचुएशन 1 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं बोला जाए तो आप सिचुएशन 1 यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कह दिया जाए कि आपके पास 2 प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर है M1 और दूसरा प्लेन मिरर है M2, दोनों के बीच का एंगल है 90 डिग्री। कितना है दोनों के बीच का एंगल? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री दोनों के बीच का एंगल है। तो अगर रे ऑफ लाइट इस प्रकार से इंसिडेंट हो रहा है आई एंगल पे, तो बताइए ना कि आई एंगल पे इंसिडेंस होगा ऐसे, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा? तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, तो ये इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। आई का वैल्यू भी दे देंगे 30 डिग्री 15 डिग्री, जो मन आएगा जो दे देंगे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। इससे हमारा डेल्टा इंडिपेंडेंट है, हमारा जो डेल्टा होगा वो इस पर डिपेंड करेगा। एंगल बिटवीन मिरर जो कि यहाँ पे 90 डिग्री है, तो जब हम डेल्टा कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा? 360 माइनस 2 थीटा, मतलब 360 और माइनस 2 इंटू 90, कहने का मतलब 180 डिग्री हो गया। डेल्टा क्या हो गया? 180 डिग्री। अब डेल्टा के 180 डिग्री होने का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री एंगल है डेल्टा का, मतलब डेल्टा मतलब होता है ओरिजिनल पाथ ऑफ द रे और फाइनल पाथ ऑफ द रे के बीच का एंगल। तो ओरिजिनल पाथ और फाइनल पाथ के बीच का एंगल 180 डिग्री हो गया। इसका मतलब ये है कि दोनों एंटी पैरेलल है ना, दोनों का जो ऑर्डर होगा दोनों एंटी पैरेलल होगा। ठीक है, एंटी पैरेलल कैसे होगा भाई? तो देखिए जब आप इसको ड्रॉ करेंगे ना रे में, तो ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो गया। जब यहाँ पे रे पड़ेगा ना, तो रे यहाँ पे पड़ने के बाद जो ये रिफ्लेक्ट करेगा, देखिए रे यहाँ पे जो पड़ेगा तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा, तो ये दोनों रे यानी आपका इंसिडेंट रे और ये फाइनल रिफ्लेक्टेड रे, ये दोनों एंटी पैरेलल दिखाई देगा। एक तो ऐसे दिखाई देगा और दूसरा ऐसे दिखाई देगा, है ना, यानी 90 डिग्री पे ऐसा होता है। कहेगा ये एंगल को बढ़ा देंगे, तो कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये डेल्टा जो है वैलिड है किसके लिए? वैलिड फॉर आई ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन आई ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से किसी भी छोटे एंगल पे अगर रे फॉल हो रहा है तो यही सिचुएशन देखने के लिए मिलेगा। मतलब यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे क्या देखेंगे? द ओरिजिनल पाथ ऑफ इंसिडेंट रे एंड द फाइनल पाथ, जो ओरिजिनल पाथ है और जो फाइनल पाथ है विल बी एंटी पैरेलल, दोनों क्या हो जाएगा? एंटी पैरेलल हो जाएगा। कहता है क्वेश्चन में कैसे फॉल हुआ और उसके एंटी पैरेलल, ये पैरेलल भी कह देता है कभी कभी, निकल गया तो बताइए कि दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल है, तो कह देते हैं 90 डिग्री। और ये किसी भी एंगल पे इंसिडेंस हो, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, कोई भी एंगल पे इंसिडेंस होगा तो डेविएशन ऐसा ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो प्लेन मिरर्स में जो डेविएशन वाला प्रॉब्लम है वो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको करवा भी दिए हैं, ये सब क्लैरिटी काफ़ी जरूरी है। जो इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है वो 1 शॉट वीडियो में आपको बता दिया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाना काफ़ी टाइम टेकिंग होगा और जो पर्पस से आप यहाँ आए हैं वो पूरा नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसीलिए केवल कोर कॉन्सेप्ट पे चर्चा किया जा रहा है। जैसे इस सब टाइप का जो क्वेश्चन है इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि 180 डिग्री है, मतलब इस पे फॉल हुआ और इसके जस्ट पैरेलली निकल जाएगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री पर ही पॉसिबल है और इसमें आई को चेंज करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन्हीं सब टाइप के सवाल पे आपको अपना पकड़ बना के रखना है। तो ये हुआ डेविएशन पे चर्चा। इसके बाद हम लोग चर्चा करने वाले हैं रोटेशन ऑफ मिरर पे, कि मिरर को अगर आप रोटेट करते हैं तो क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे के साथ। इसको नोट करिए। देखिए, तो अब हम लोग बात करेंगे रोटेशन पे। ठीक है, मिरर के रोटेशन पे अब हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है आपका मिरर का रोटेशन? तो रोटेशन ऑफ मिरर। ठीक है,
तो मिरर का रोटेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ भी आपके पास दो चीज़ है, मिरर और इंसिडेंट रे हम दोनों को रोटेट करेंगे, रोटेशन ऑफ मिरर, यानी मिरर और इंसिडेंट रे अगर आप उसको रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे पे क्या प्रभाव पड़। देखिए तो इसमें भी दो सिचुएशन हमारे पास है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिचुएशन 1 पे। सिचुएशन 1 पे बोलते हैं इफ़ द मिरर इज एट रेस्ट, इफ़ द मिरर इज एट रेस्ट, जब मिरर आपका रेस्ट पे हो एंड इंसिडेंट रे इज रोटेटेड, और इंसिडेंट रे को रोटेट किया जा रहा है। मिरर रेस्ट पे हो और इंसिडेंट रे को हम रोटेट करेंगे। तो देखिए मिरर जब रेस्ट पे होगा, ये अपना मिरर हो गया, ये मिरर आपका रेस्ट पे है और आपका ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। इंसिडेंट रे और क्या आपका ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये अपना नॉर्मल हो गया। अगर आप इंसिडेंट रे को रोटेट करते हैं थीटा डिग्री से, कितना से रोटेट करते हैं? थीटा डिग्री से, तो रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा थीटा डिग्री से, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। अपोजिट ऑर्डर करने का मतलब ये है कि अगर आप ये लिखिए आप इंसिडेंट रे और ये लिखिए रिफ्लेक्टेड रे, मिरर को रोक के रखना है। अगर आप इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर आप इंसिडेंट रे को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है कि जितना एंगल से इंसिडेंट रे घूमेगा उतना ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा, लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। जैसे देखिए यहाँ पे ये आपका इंसिडेंट रे है, इसको हम थीटा डिग्री से घुमा दिए, थीटा डिग्री से ये जो ऑर्डर है हमारे घुमाने का, ये ऑर्डर है क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है ये उतना ही एंगल से घूमेगा, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। किसमें घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में। ये देखिए आपका एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में घुमा दी। ये हुआ जब मिरर रुका हुआ रहेगा तब। जैसे अगर इसको थीटा डिग्री आप घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज में तो ये भी थीटा डिग्री ये घूमेगा क्लॉकवाइज में, एंगल सेम ऑर्डर अपोजिट। यहाँ पे आप सिचुएशन 2 में आइए। जब आप सिचुएशन 2 में आएंगे तो क्या बोलेंगे? देखिए सिचुएशन 2 में क्या होगा आपके साथ, मिरर को हम लोग रेस्ट पे नहीं रखेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स रखेंगे। तो इफ द इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड, फिक्स्ड मतलब इंसिडेंट रे को हिलाना डुलाना नहीं है, एंड मिरर इज रोटेटेड, और मिरर को रोटेट किया गया, और मिरर को रोटेट किया गया, तो इंसिडेंट रे को फिक्स रख के अगर आप मिरर को रोटेट करते हैं तब क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे क्या आपको ध्यान देना होगा। मान लीजिए ये आपका मिरर है, ये आप उस पर नॉर्मल ड्रॉ कर चुके हैं, यहाँ से कोई रे आया इस पर थीटा एंगल से, और थीटा एंगल से ये क्या हो गया? रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा, ठीक है। थीटा एंगल नहीं लिखते हैं। अब हम लोग इंसिडेंट रे को फिक्स रखने वाले, इंसिडेंट रे को कुछ नहीं करेंगे, और जो भी करेंगे वो मिरर के साथ करेंगे। तो मिरर को अगर आप थीटा डिग्री घुमाते हैं, ऐसे घुमाने का मतलब हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो मिरर को अगर थीटा डिग्री क्लॉकवाइज घुमाते हैं और इंसिडेंट रे को फिक्स रखते हैं तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री से घूम जाएगा उसी ऑर्डर में, ऑर्डर सेम, और घुमाने का जो एंगल होगा वो दुगना हो जाएगा। यानी इधर आप लिखेंगे मिरर, इधर क्या लिखेंगे? मिरर, और इधर लिखेंगे रिफ्लेक्टेड रे। तो अगर मिरर को आप घुमाते हैं थीटा डिग्री क्लॉकवाइज से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 2 थीटा डिग्री क्लॉकवाइज, ऑर्डर सेम है, सिर्फ मैग्नीट्यूड डबल करना है। अगर आप मिरर को थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, मिरर को थीटा डिग्री कैसे घुमाते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, ठीक है। तो जो आपका रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप इसको थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घुमाते हैं तो ये 2 थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में घूमेगा। जैसे वेलोसिटी में था, जस्ट उससे आप कंपेयर कर सकते हैं, केवल वो कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने के लिए आप याद रख सकते हैं कि मिरर घूमेगा तो दुगना से घूमेगा उसी स्पीड में, और अगर इंसिडेंट रे घूमेगा तो सेम स्पीड से घूमेगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में,
ठीक है। तो देखिए अब आप एग्जाम्पल करिए। अब एग्जाम्पल जब आएगा तो एग्जाम्पल में हम लोग अकेले अकेले एग्जाम्पल नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग कॉन्सेप्ट पे दोनों को कंपाइल करके कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे आपका इंसिडेंट रे है और यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट रे है और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखिए इंसिडेंट रे को आप फिक्स रखिए और मिरर को इधर घुमाइए 2 डिग्री से और रिफ्लेक्टेड रे को भी इधर घुमाइए 2 डिग्री से। तो कहेगा बताइए, रिफ्लेक्टेड रे को नहीं इंसिडेंट रे को घुमा देते हैं, इंसिडेंट रे को भी उधर घुमाइए 2 डिग्री से। अब दोनों को घुमा दिए, किसी को फिक्स नहीं रख रहे हैं, ठीक है। तो बताइए कि रिफ्लेक्टेड रे कितना एंगल से घूमेगा और किधर घूमेगा। तो एक एक करके बनाएंगे। सबसे पहले अगर इंसिडेंट रे 2 डिग्री से घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 डिग्री से घूमेगा लेकिन अपोजिट ऑर्डर में। तो ये आपका 2 डिग्री से घूम रहा है क्लॉकवाइज मैनर में, तो इसको आप 2 डिग्री से इसके कारण घुमाइए एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। घूम गया ये 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। और मिरर घूम रहा है 2 डिग्री क्लॉकवाइज मैनर में, तो मिरर के घूमने के कारण रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 4 डिग्री क्लॉकवाइज मैनर में। समझ लीजिए क्या बोल रहे हैं। क्या बोले कि अगर आप इंसिडेंट रे पर हैं तो इंसिडेंट रे अगर 2 डिग्री घूम रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 डिग्री घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो घुमा दिए। और मिरर में क्या रूल है कि अगर मिरर घूम रहा है तो जितना एंगल से मिरर घूम रहा है उसके अपोजिट एंगल से आप घुमाइए हमारे किसके, रिफ्लेक्टेड रे को, ठीक है। सॉरी, अगर मिरर घूम रहा है जितना एंगल से उसके दुगना एंगल से घुमाइए आप रिफ्लेक्टेड रे को, लेकिन सेम ऑर्डर में। तो अगर ये 2 डिग्री से मिरर घूमा तो रिफ्लेक्टेड रे कितना से घूम रहा है, 4 डिग्री से, ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में। और 2 डिग्री से अगर इंसिडेंट रे घूम रहा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी 2 डिग्री से घूमेगा अपोजिट ऑर्डर में। यानी ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, और ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो नेट जो ये घूमेगा, नेट कितना एंगल से रोटेट करेगा, तो इधर 4 डिग्री है, इधर 2 डिग्री है। तो रिफ्लेक्टेड रे कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे विल गेट रोटेटेड बाई, कितना एंगल से घूम जाएगा वो, 2 डिग्री से। अब डायरेक्शन भी बताइए, 2 डिग्री से कैसे घूमेगा, क्लॉकवाइज कि एंटी क्लॉकवाइज। तो ये 2 डिग्री से आपका इस डायरेक्शन में घूम रहा है, ये हमारा क्लॉकवाइज है, क्योंकि नेट डेविएशन बड़े वाले के तरफ होता है। अब एक और एग्जाम्पल कर लीजिए, एग्जाम्पल से एक क्लैरिटी आएगा। ये हमारा इंसिडेंट रे है, ठीक है, और ये अपना रिफ्लेक्टेड रे हो गया। हम जो है मिरर को घुमा रहे हैं, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, मिरर को घुमा रहे हैं 3 डिग्री से और इंसिडेंट रे को घुमा रहे हैं 2 डिग्री से। तो देखिए इंसिडेंट रे को हम घुमाए 2 डिग्री से, किस मैनर में, देखिए ये हमारा क्लॉकवाइज मैनर है, तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को उसके बदले में 2 ही डिग्री से घुमा देंगे, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज मैनर में, ठीक है। अब इसके बाद देखिए मिरर घूम रहा है 3 डिग्री से, मिरर कितना से घूम रहा है, 3 डिग्री से, किस मैनर में, ये हमारा मैनर है एंटी क्लॉकवाइज मैनर, तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को 6 डिग्री से घुमाएंगे उसी मैनर में। मैनर को सेम रखना है, क्यों, क्योंकि अगर मिरर को आप घुमाएंगे थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे घूमेगा 2 थीटा से, सेम ऑर्डर में। तो देखिए मिरर को आप घुमा रहे हैं 3 डिग्री, किस मैनर में, तो 3 डिग्री आप घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज में, तो रिफ्लेक्टेड रे को आप घुमाइए 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में, घुमा दिए। इंसिडेंट रे को हम घुमाए थे 2 डिग्री क्लॉकवाइज मैनर में, तो हम लोग रिफ्लेक्टेड रे को उसके बदले में घुमा दिए 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मैनर में। रूल याद रखिएगा। अब ये कितना से घूम गया, तो कहेंगे कि रिफ्लेक्टेड रे विल गेट रोटेटेड बाई, कितना डिग्री से घूम जाएगा, 6 - 4, 2 डिग्री, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, तो क्या कहिएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये ऑर्डर है आपका, तो ये ऑर्डर किसका है, एंटी क्लॉकवाइज का। तो ये कॉन्सेप्ट है रोटेशन ऑफ इमेज का, किसका है, रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का कॉन्सेप्ट कब, जब मिरर रोटेट करे या फिर क्या रोटेट करे, आपका इंसिडेंट रे रोटेट करे।
तो दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग बता के कंपाइल करके क्वेश्चंस भी करा दिया गया। अब इस पे अच्छा अच्छा क्वेश्चंस बनता है, एक दो क्वेश्चन पे यहाँ पे चर्चा करना आवश्यक है, तो उसके पहले आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे देखिए क्वेश्चन आपको है इस तरीके का, क्वेश्चन रोटेशन पे पूछा जाता है। मान लीजिए कि यह आपका एक स्फेयर है ना, इसका ये सेंटर है, यहाँ पे एक प्लेन मिरर रखा हुआ है, इसके सेंटर से ऐसे पास करते हुए एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। एक रे ऑफ लाइट यहाँ से इंसिडेंट हो रहा है इस प्रकार से, ठीक है, और ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ जा रहा होगा अपना, जो आपको लॉ है आई और आर को फॉलो करके यहाँ पे जा रहा होगा। तो जब रिफ्लेक्टेड यहाँ पे जा रहा होगा तो एक लाइट स्पॉट बन रहा है, उस स्पॉट का नाम एस दे दीजिए। अब कह रहा है कि ये वाला मिरर थीटा एंगल से घूम रहा है, या ये कहिए ना, ये वाला जो मिरर है ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या है? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड। कितना से घूम रहा है ये? ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से ये घूम रहा है, ठीक है। तो कहेगा बताइए जो स्पॉट है, इस स्पॉट का वेलोसिटी क्या होगा। मतलब ये अब ये जब सोचिए ना कि ये तो इंसिडेंट रे को फिक्स रखे हैं, मिरर को हम घुमा रहे हैं, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से, हम थीटा पढ़ाए हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ाए हैं, लेकिन ओमेगा दिया हो तो ओमेगा कुछ नहीं, ओमेगा क्या होता है, व्हाट इज ओमेगा? तो ओमेगा इज डी थीटा बाई डी टी। तो कह रहा है ना कि बताइए ये जो स्पॉट होगा, स्वाभाविक सी बात है जब ये मिरर घूमना चालू होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी घूमेगा, तो ये जो स्पॉट बन रहा है ये अलग अलग जगह पे बनेगा स्पॉट। तो कह रहे बताइए इस स्पॉट का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो इस स्पॉट का स्पीड हम कैसे निकालेंगे भाई? तो इस स्पॉट का स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड टेंजेंट के तरफ होगा। किधर होगा स्पीड? टेंजेंट के तरफ। ये जब टेंजेंट के तरफ होगा तो यही स्पीड हमको क्या करना है? फाइंड करना है। कैसे पता करेंगे ये स्पीड? तो देखिए, तो सबसे पहले तो ये जो स्पीड होगा ये v बराबर आर ओमेगा होगा। ये आपका r जो है इसका रेडियस है, r इसका क्या है? r जो है इसका रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है कि फाइंड द, क्या बोल रहा है आपसे? फाइंड द स्पीड ऑफ स्पॉट s, स्पीड ऑफ स्पॉट s। स्पॉट s का स्पीड बताइए क्या होगा। तो स्पॉट s का स्पीड क्या होगा? ये है अपना, ये इधर जा रहा है v वेलोसिटी से, इसी का स्पीड हमको बताना है। तो हम जानते हैं कि v इज इक्वल टू क्या होता है? r और इंटू जो भी ओमेगा होगा। लेकिन ओमेगा यहाँ पे आपको क्या बोले कि मिरर अगर थीटा से घूमेगा तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से घूमेगा उसी ऑर्डर में, इसीलिए एरो इधर बना दिए, हम दिखा दिए बना के, ये बना भी हुआ नहीं रहेगा तब भी आपको बोलना है कि इधर ही भागेगा। तो मिरर का अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो स्पॉट का एंगुलर स्पीड क्या होगा? 2 ओमेगा होगा कि नहीं होगा? जैसे ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी। अगर हमको इसका दुगना करना है तो दुगना करिएगा तो ये थीटा अगर रहेगा तो ये 2 थीटा होगा, तो ये भी 2 ओमेगा हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना एंगुलर स्पीड से मिरर चल रहा है उसके दुगना एंगुलर स्पीड से स्पॉट चलेगा। तो अगर मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो इसका एंगुलर स्पीड क्या होगा? 2 ओमेगा। आंसर हो गया 2 ओमेगा आर। यही क्वेश्चन था और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस तरह का भी सवाल आपको मिलेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और अच्छा सा क्वेश्चन यहाँ पे, इसमें ऐसा भी बन सकता है, कहेगा ना कि ये आपका प्लेन मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे स्फेरिकल वॉल नहीं है, एक वर्टिकल, स्फेरिकल सरफेस नहीं है, एक वर्टिकल सरफेस है ऐसे। एक क्या है आपका? वर्टिकल सरफेस है इस प्रकार से, ठीक है। और रे जो है इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे हुआ इंसिडेंट, और रिफ्लेक्ट हुआ अपना, इधर गया, रिफ्लेक्ट होके गया ना। ये वाला एंगल बता दिया कि मान लीजिए थीटा है, मिरर अपना ओमेगा, ये एंगल दिया हुआ है थीटा, ये अल्फा ही मान लीजिए इसको। ये आपका मिरर जो है, मिरर ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। कितना स्पीड से रोटेट कर रहा है? ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। तो कहेगा ये जो स्पॉट इस दीवार पे बन रहा है लाइट का, इस स्पॉट का स्पीड बताइए। तो स्पॉट तो अपना नीचे नीचे मूव करेगा, तो कह रहा है बताइए इस स्पॉट का स्पीड क्या होगा वॉल पे। आप थोड़ा समय दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई करिए, फिर हम बनाएंगे। देखिए बना लिए होंगे तो अच्छी बात है, और अगर नहीं बनाए तो देख लीजिए, ठीक है। कुछ भी आप ऐसे डाटा आप एज्यूम करके आपको दे देगा।
ये वाला दूरी d दिया हुआ है, ठीक है, ये दूरी आपको क्या है, d इसमें दे रखा है। अब आपसे कह रहा है कि बताइए कि ये जो इसका स्पीड कितना होगा। तो देखिए आप कुछ चीज़ एज्यूम कर लीजिए, क्योंकि हमको ये स्पीड बताना है, तो स्पीड बताएंगे तो ये पॉइंट का जो पोजीशन है वो समय के साथ बदलेगा। ये पॉइंट का पोजीशन अगर समय के साथ बदलेगा, उसी को तो इस पॉइंट का स्पीड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आप जब आप क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे बनाना, तो आप एज्यूम कर लीजिए कि ये वाला डिस्टेंस x है, ये वाला डिस्टेंस क्या है, x है। तो यानी जो भी यहाँ पे हमको निकालना है वो dx/dt ही हमको पता करना है। यही x दूरी है ना। जैसे जैसे ये नीचे आएगा x का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, और x का वैल्यू घटेगा कब, जब इसका स्पीड इस डायरेक्शन में होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ ये वाला दूरी ही हमको इस पॉइंट का स्पीड बताने वाला है। तो हम लोग dx/dt निकालेंगे, तो उसके लिए तो पहले x पता होना चाहिए, तब ना उसको टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फ्रॉम फिगर आप क्या देखिएगा, फ्रॉम फिगर tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, tan अल्फा अल्फा, ये अल्फा है ना, तो परपेंडिकुलर हो गया x और बेस हो गया d, तो x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, d tan अल्फा। x इज इक्वल टू क्या लिख दीजिएगा आप, d tan अल्फा, लिख दिया d tan अल्फा। तो इसीलिए आपका वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, d/dt ऑफ d tan अल्फा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, d/d पहले तो बाहर निकल जाएगा, और tan अल्फा का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर अल्फा और d अल्फा/dt। चेन रूल से आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन tan अल्फा का हो जाएगा सेक स्क्वायर अल्फा और इंटू d अल्फा/dt। ये हो गया हमारा वेलोसिटी। अब देखिए d अल्फा/dt क्या है पता है, ये सब तो हमको पता है, ये अल्फा है। d अल्फा/dt क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस एंगल, इस एंगल के बदलने का रेट है समय के साथ। तो अब हमको लगाना है जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है, हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर मिरर ओमेगा से घूम रहा है, यानी मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है, तो रे का एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा होगा। तो रे जो अगर 2 ओमेगा से घूमेगा तो ये एंगल भी उसी रफ्तार से घटेगा कि नहीं घटेगा। तो d अल्फा/dt जो है, यानी अल्फा के बदलने का जो रेट है वो मिरर के घूमने के रेट से दुगना होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो d अल्फा/dt है वो क्या है, इन रिफ्लेक्टेड रे के रोटेट करने से ये एंगल घटेगा। तो रिफ्लेक्टेड रे के रोटेट करने का स्पीड क्या होगा, तो वही तो 2 ओमेगा होगा। ये एंगुलर डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ का एंगुलर डिस्टेंस का रेट इसके रेट से क्या हो जाएगा, दुगना ना हो जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा से घूम रहा है। तो जी बिल्कुल यही वाला बात है, यहाँ पे बोले ना 2 ओमेगा से घूमेगा, तो ये भी तो 2 ओमेगा से घूमेगा, लेकिन हमको ये एंगल हमारे क्वेश्चन में आ गया d अल्फा/dt। तो अल्फा के बदलने का रेट, तो अल्फा के बदलने का रेट क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे के घूमने का रेट। तो रिफ्लेक्टेड रे के घूमने का रेट क्या होगा, दुगना होगा मिरर के घूमने से। तो ये मिरर ओमेगा से घूम रहा है तो 2 ओमेगा से घूमेगा, मतलब ये जो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है d अल्फा/dt वो डबल द एंगुलर स्पीड ऑफ क्या है, मिरर है। तो 2 ओमेगा लिख देंगे। तो इसीलिए v बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर अल्फा। ये डाटा दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, स्टार्टिंग में हम छोड़ दिए थे, है ना, लेकिन ये क्वेश्चन में डाटा दे के रखेगा आपको। तो क्या होगा, 2 ओमेगा d सेक स्क्वायर अल्फा, इतना स्पीड से घूमेगा। तो इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं कर रहा है, बस यही कर रहा है ना कि जितना स्पीड से मिरर घूम रहा है उसके दुगना स्पीड से रिफ्लेक्टेड रे घूम रहा है सेम डायरेक्शन में। यहाँ भी वही हुआ, इसीलिए 2 ओमेगा लिए। यहाँ थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेशन आ गया कि अल्फा टाइम के साथ बदल रहा है, तो अल्फा के चेंज का रेट क्या होगा, तो अल्फा के चेंज का रेट होगा क्या, जिस रेट से रिफ्लेक्टेड रे घूम रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे किस रेट से घूमता है, मिरर के दुगना रेट से, तो 2 ओमेगा ले लेते हैं। ठीक है, तो ये था रोटेशन पे बेस्ड 2 बेहतरीन सवाल। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।